लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि जिन दिनों में ट्रंप वहां आया हुआ था उसी दौरान मुसलमानों के साथ फसादात हुए, बुरे जज्बात पैदा होते हैं अर्बन सिम के लोगों के अंदर, स्पेशली कराची वगैरह के लोगों के अंदर कि यार उनका हक मारा जा रहा है, ठीक है, स्पेशली सरकारी इदारों की जॉब्स वगैरह के अंदर। ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि जो रंगून के रहने वाले मुसलमान हैं और अराकान के रहने वाले मुसलमान हैं उनके CNICs डिफरेंट है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड। मैं हूं अब्दुल्ला शामीर और मेरे साथ मौजूद हैं शहाब याकूब साहब। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे जॉर्ज फ्लॉयड से आगे हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट क्यों करती है, क्यों हमारी दुनिया के अंदर मेजॉरिटीज़ माइनॉरिटीज़ को अप्रेस करना चाहती हैं। सर, एक सवाल मेरे जहन में बड़ा उभर रहा था कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जॉर्ज फ्लॉयड वाली एग्जाम्पल को फॉलो क्यों नहीं कर लेता कि कोई शख्स मारा जाए और उसके ख़िलाफ़ उसके हवाले से एक प्रोटेस्ट खड़ा हो जो मारने वाले को सज़ा दिलवा सके। क्या ऐसा मुमकिन नहीं? अब्दुल्ला, अच्छा सवाल किया आपने। शायद इसकी वजह यह है कि हम अभी तक एक कौम नहीं बन सके। अभी तक हम छोटी छोटी कौमियतों में बटे में, मुख्तलिफ मसालिक में हमारा जहन उस तरीके से सोचता है। हमारा जॉर्ज फ्लॉयड अगर हमारे मसलक का होगा, अगर हमारी कौम का होगा तो हम उसको ओन करेंगे, चूँकि वो हमारी कौम का नहीं है हम उसको ओन नहीं करते। जॉर्ज फ्लॉयड इस लिहाज से खुशकिस्मत था कि उसको ब्लैक्स ने, अफ्रीकन अमेरिकन्स ने ओन किया और वो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग, वाइट्स, जिन्होंने समझा, जिन्होंने अपने दिल की और ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा, उन्होंने उसको ओन किया। इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर उनको नेशनल गार्ड्स बुलाने पड़े इस चीज़ को सप्रेस करने के लिए। सर, कहते हैं कि दुनिया का एक उसूल है, जो मेजॉरिटी होती है, जो पावरफुल कौम होती है एक जगह की, उसकी कोशिश ये होती है कि माइनॉरिटी उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारे। और ऐसा होता भी है कि जब एक कौम जो माइनॉरिटी होती है उसकी दूसरी तीसरी नस्ल जब आती है तो वो मेजॉरिटी की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है, उसकी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देती है, उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को फुलफिल करना शुरू कर देती है, लेकिन वो 100% फिर भी मेजॉरिटी की तरह एक्ट नहीं करते। ठीक है, इसकी बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। सर, आपका क्या नज़रिया है, ये डिस्क्रिमिनेशन आखिर क्यों होता है? अब्दुल्ला, जो बात आपने कही है कि ताकतवर कौमें, जिन कौमों के पास ताकत के वसाइल हैं, वो दूसरों का इस्तेहसाल करती है, एक्सप्लॉइटेशन करती है। ये इस वक्त होता है कि जो कौम जिसके पास ताकत है उसका अगर नज़रिया ज़िंदगी सही नहीं होगा तो वो लाजमी तौर पे दूसरे को ऑप्रेस करेगी। अगर उसका अपना नज़रिया सही होगा तो वो छोटी अक़वाम को उभारेगी, उनके टैलेंट्स को यूज़ करेगी और जो सोसाइटी वो क्रिएट करेगी उसके अंदर पीस और हार्मनी होगा। हमारे लिए सबसे आई ओपनिंग मिसाल चाइना की है, ऐसा मुल्क जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो अपने एक हिस्से को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है। इसके बारे में बातें करते हुए बड़े बड़े लोगों की ज़बान जलती है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। मैं बात कर रहा हूँ चाइना जिस तरीके से अपने मुसलमानों को सिनकियांग जो प्रोविंस है, जो पुराने ज़माने में जिसको ईस्टर्न तुर्किस्तान कहा जाता है, वहाँ के मुसलमानों के साथ जिस तरह वो जुल्म कर रहा है, तो ये सबसे बेहतरीन मिसाल है। चूँकि चाइना के पास अपना एक ज़िंदगी गुजारने का नज़रिया नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी मजबूत कर देने से ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं आ जाता। लेकिन सर, चाइनीज़ तो कहते हैं कि उनके पास ज़िंदगी गुजारने का भरपूर तरीका है, वो सोशलिज्म पे यकीन रखते हैं और उनको लगता है कि ये जो मुस्लिम्स हैं उस एरिया के, उइगुर्स जिनको कहते हैं, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उनको, ठीक है, तो ये लोग सही से एक्ट नहीं कर रहे। चाइनीज़ तो समझते हैं कि वो उनकी जो कौम है, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो तो बिल्कुल सही तरीके से एक्ट करती है। आप इस नज़रिए को कैसे देखिए? और ये नज़रिया सिर्फ चाइनीज़ के साथ नहीं है, जितनी भी गालिब अक़वाम है उनको लगता है कि उनकी माइनॉरिटी सही से एक्ट नहीं कर रही और वो कोशिश करती है उनको सही करने की, चाहे वो उनके लिए रिहैब सेंटर्स बना लें, चाहे उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स बना लें। आपको क्या लगता है? वो तो चाइनीज़ तो कहते हैं हम तो बिल्कुल बेहतरीन है, ये मुस्लिम्स के अंदर मसला है। अब्दुल्ला, हर कौम को अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है, लेकिन जो दूसरी अक़वाम है आप उस पर कितना ज़्यादा अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करते हैं, ये एक इशू है। अमेरिका में कानून ऑफ कोर्स जो अमेरिकन से पास किया वही चलता है, लेकिन क्या वहाँ पर मुसलमानों की निजी मामलात में, उनकी मजहबी मामलात में मुदाखलत होती है? द आंसर इज़ नो। वहाँ बिल्कुल आज़ादी है, आप ईद मनाएं, रमज़ान का एहतमाम करें, सारी चीज़ों की आज़ादी है।
मगर चाइना के अंदर इस चीज़ की आज़ादी नहीं है। 2017 के बाद चाइना ने ईगोर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती का मुजाहरा किया। जो करंट एस्टिमेट्स है वो ये है कि 1 मिलियन से 2 मिलियन तक, यानी 10 से 20 लाख तक इनके जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इनके जो नौजवान हैं, उनको री एजुकेशन कैंप्स में बंद कर दिया गया है। बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया गया है। उनके घरानों में अगर मर्दों को भेज दिया गया है दूसरी जगह पे री एजुकेशन कैंप में, तो चाइनीज़ ऑफिसर्स इनके घर में आके प्रेजेंट रहते हैं ताकि इनकी इस्लाह कर सके। तो री एजुकेशन के नाम पर उन्होंने बहुत सारी मसाजिद बंद कर दी है। ये उसी काशगर की बात कर रहे हैं जिसको अल्लामा इकबाल ने अपने मिसरे में कहा था कि नील के साहिल से ताब खा के काशगर। सर ये चीज़ सिर्फ चाइना ने तो नहीं की ना, इसके अलावा बर्मा ने भी ये चीज़ की है। बर्मा ने जो रंग, मैंने सुना है कि बर्मा में जो रंगून के लोग हैं उनके एनआईसी डिफरेंट है, जो अरकान के लोग हैं उसके एनआईसी डिफरेंट है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए कि जो रंगून के रहने वाले मुसलमान हैं और अरकान के रहने वाले मुसलमान हैं उनके CNICs डिफरेंट है। इसलिए मैं इस चीज़ को टेस्टिफाई कर सकता हूँ कि मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। जो शहर का मुसलमान है वो उन इलाकों में नहीं जा सकता, अरकान वाले शहर नहीं आ सकते। इस हद तक इन पे पाबंदी है। यहाँ पर अब्दुल्ला सिर्फ मज़हब का एलिमेंट शामिल नहीं है, बर्मीज़ मिलिट्री जनता जो है वो अपने दूसरे बुद्धिस्ट अक़वाम को भी सप्रेस करती है। यहाँ पर इस चीज़ का भी एलिमेंट शामिल है कि अरकान के अंदर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है जो कि चाइना को ज़रूरत होगी। अब अचानक बर्मा के केस में चाइना कहाँ से आ गया? इसलिए कि बर्मा ख़ास दोस्त है चाइना का और चाइना के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करने वाला बर्मा है। यही चीज़ ईस्टर्न तुर्किस्तान यानी सिनकियांग के अंदर भी है कि वहाँ भी नेचुरल गैस और कोल के ज़खायर हैं, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी हैन डायनेस्टी के लोगों को वहाँ लाके इतना बसाया है कि वहाँ के डेमोग्राफिक्स ही आउट हो गए, यानी मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता वहाँ अकलियत में तब्दील होते जा रहे हैं। सर ये चीज़ सिर्फ बर्मा और चाइना में तो इम्प्लीमेंट नहीं होती ना, ये चीज़ तो हमारे सिंध में, कराची में भी इम्प्लीमेंट होती है। एक रूरल सिंध है और एक अर्बन सिंध है। हमारे पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट रूरल सिंध में की नहीं है, जिसकी बेसिस के ऊपर वहाँ का मेरिट हाई नहीं हो पाता। उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटा के थ्रू लोगों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से बुरे जज्बात पैदा होते हैं अर्बन सिंध के लोगों के अंदर, स्पेशली कराची वगैरह के लोगों के अंदर कि यार उनका हक मारा जा रहा है, ठीक है, स्पेशली सरकारी इदारों की जॉब्स वगैरह के अंदर। तो ये चीज़ें भी तो डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देती हैं और ये चीज़ें भी तो एक तरह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हैं। क्या कहते हैं आप? अब्दुल्ला, जब ये जॉर्ज फ्लॉयड का इंसिडेंट हुआ था तो जो वीडियोस मुझे पसंद आती थी वहाँ मैं एक कमेंट करता था। वो कमेंट ये था कि जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं होगा। चाहे वो देही सिंध और शहरी सिंध का मसला हो, चाहे वो सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब का मसला हो, चाहे वो सूबा सरहद के अंदर बाकी पश्तून वर्सेस हज़ारा कौमियत का मसला हो, चाहे वो बलूचिस्तान वर्सेस द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कबायली इलाके के अवाम वर्सेस रेस्ट ऑफ पाकिस्तान हो, जब तक इंसाफ नहीं होगा वी शुड फॉरगेट अबाउट एवरलास्टिंग पीस। सर इंसाफ कैसे होगा सर? इंसाफ डिपेंड करता है कि हर एक का नज़रिया ज़िंदगी क्या है। मेरे नज़दीक ये है कि पाकिस्तान किस चीज़ के ऊपर बना था? कलमे की बुनियाद पे बना था। क्या वो कलमे को जिस तरह नाफिज किया जाना चाहिए था वो इंसाफ होना चाहिए था? क्या वो इंसाफ हुआ? वो इंसाफ ना होने की वजह से ही 25 साल के बाद आपके मुल्क का मशरकी हिस्सा आपसे अलग हो गया। मेरे ख्याल से वो आई ओपनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, एक बहुत बड़ा वाक़या था, आई ओपनर था, लेकिन शायद हमने ये तहैया किया हुआ था कि हमने उससे सबक नहीं सीखना। लेकिन सर बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये कलमे की बेसिस पे नहीं बनता, पाकिस्तान एक लिबरल स्टेट या सेकुलर स्टेट है। आप उनको क्या कहेंगे? उनके नज़दीक तो सेकुलरिज्म जो है वो दुनिया की सबसे ईजीएस्ट फार्मूला है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। और कहा जाता है कि सेकुलरिज्म के थ्रू ये की भी जा सकती है। सही, क्योंकि आप कहते हो कि भाई आप मज़हब को सियासत से जुदा कर देते हो जी, और उस बेसिस के ऊपर लोग कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। आपको क्या लगता है कि क्या वो सही कह रहे हैं? अब्दुल्ला, मेरा नज़रिया ये कहता है जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सेक्युलरिज्म की सबसे अच्छी मिसाल दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। वहाँ क्या नहीं हुआ पिछले दिनों मुसलमानों के साथ? वहाँ तो सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर इंतखाबात होते हैं, वहाँ मज़हब फैक्टर नहीं बनता, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है कि जिन दिनों में ट्रंप वहाँ आया हुआ था उसी दौरान मुसलमानों के साथ फसादात हुए। सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस आ रही हैं, लेकिन वहाँ की पुलिस टस से मस नहीं हुई।
वहाँ के वज़ीर दाखिला को इतनी उसके अंदर शर्म नहीं है कि वो अपने मुसलमान कॉन्स्टिट्यूंसी को बचा सके। ये तो मैं इस अंदाज से कह रहा हूँ कि शायद उसमें शर्म होती, एक्चुअली उसको प्रोवोक करने वाले ही वो लोग हैं, और वहाँ मुसलमानों का क्या मुस्तकबिल होगा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर में ये लिखा कि ये फसादात इस चीज़ को साबित करते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो नज़रिया था वो सही था कि पाकिस्तान नागुज़ीर था। आपने सही कहा कि पाकिस्तान नागुज़ीर था, लेकिन हम क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे आगे बढ़ गया। लिसानी फसादात हमने देखे पाकिस्तान के अंदर। तो क्या हम इसके किसी हल की तरफ जा सकते हैं कि इस डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से हम ख़त्म कर सकें? हम कैसे दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करें? बात सारी इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल कराची के हालात है। कराची कुछ अरसा पहले कैसे था, कुछ अरसे बाद कैसे हो गया, किस तरीके से हुआ, कानून का नफाज कैसे हुआ, ये बच्चे बच्चे को मालूम हुआ है। इसका मतलब है कि जब हमारी मुल्क की क़ुव्वतें ये फ़ैसला कर लें कि किसी जगह पे अमन व अमान कायम करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हो जाती है। आज वो डिसाइड कर लें कि रूरल, अर्बन, शहरी, देहाती, इनके अंदर तफरीक नहीं होगी, तमाम कौमियतों को उनके वो हकूक़ मिलेंगे जो वो डिज़र्व करते हैं। जिसके वहाँ से सुई गैस निकलती है उसको भी उस गैस में से हिस्सा मिलेगा, जिसके पास से सोना निकलता है उसको भी हिस्सा मिलेगा। कौमों को बराबरी के लेवल पे देखा जाएगा, दिलों में मोहब्बतें जन्म लेंगी, इंशाअल्लाह ताला हालात नॉर्मल होंगे। आपकी बात बहुत खूबसूरत है कि मुक़्तदिर क़ुव्वतों को ये सोचना होगा कि हालात को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बिल्कुल आपने सही कहा, यही इंडिया था जहाँ पे एक ज़माने में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोई ऐसे मसाइल नहीं होते थे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसने थोड़े से मसाइल पैदा कर लिए। यानी कि जो शख्स इक़्तिदार में बैठा हुआ है, अगर उसका डोमेन, उसके दिल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो कौम में भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। बिल्कुल। इसकी बेस्ट एग्जांपल दुबई है। दुबई के अंदर हम देखें तो शायद उनकी जो मुक़्तदिर क़ुव्वत है उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो दुनिया के बेस्ट लोग अपने मुल्क में लाके बसाना चाहते हैं। दैट्स व्हाई अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत अमन अमान से रह रहे हैं, बाकायदा उनके अंदर इंटरफेथ हार्मनी की एक मिनिस्ट्री है जो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि तमाम लोग जो हैं सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें। सर आपकी बात वजह तौर पे दुरुस्त है कि जो शख्स इक़्तिदार में होगा अगर उसके दिलो दिमाग के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है तो पूरे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन नज़र आएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल इंडिया के अंदर है कि इंडिया के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ऐसे फसादात नज़र नहीं आते थे, लेकिन जब से ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है ये फसादात बढ़ने शुरू हो गए। दूसरे एंड के ऊपर हम देखें दुबई के अंदर जो वहाँ के बादशाह हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया की जो बेस्ट वर्क फोर्स है उनके पास आके काम करें, और इसके हवाले से उन्होंने इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से उन्होंने पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसका काम ये है कि जो 200 एथनिसिटीज़ रहती हैं वहाँ पे उनके दरमियान हार्मनी रहे, कोई फड्डे ना हो, कोई मसाइल पैदा ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लोग जो इक़्तिदार में हैं उनको पहले डिस्क्रिमिनेशन से खुद बाहर निकलना हो। बिल्कुल अब्दुल्ला, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यानी मसला ये भी सॉल्व होता है, हो सकता है इसके और पहलू भी हो, कि डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की ये ना प्रॉब्लम है ना ये सलूशन है। जो आपने कहा कि अगर एक बादशाह भी है उसकी नीयत साफ़ है कि मुझे अपने अवाम को अच्छी इकॉनमी देनी है, जो भी उसका नज़रिया है वो उसके लिए पूरे दिलो जान से काम कर रहा है। इसके मुकाबले में या तो मोदी की मिसाल है या ट्रंप की मिसाल है कि उसका जो एक चीफ ऑफ स्टाफ था जो रिटायर हुआ, जनरल मैटिस, उसने कहा कि ये पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो नहीं चाहता कि कौम मुत्तहिद हो। ये कह सकता है ना, ये कर सकता है, इसके पास ताकत है, ये उन पुलिस वालों को सज़ा दिला सकता है, मगर ये चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे। पुलिस वाले कभी तो नील डाउन होके प्रोटेस्टर्स के साथ शामिल होते हैं, उन्हीं के ऊपर रबड़ की बुलेट चला रहे। क्या कभी कोई सोच सकता था कि 2020 के अंदर जिस तरह इजराइल फ़लस्तीनियों को ट्रीट करता है उस तरीके से अमेरिकन पुलिस वाले अपने अवाम को ट्रीट करेंगे? यानी दिस इज़ अनफैथमेबल। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि शायद जॉर्ज फ्लॉयड को देखते हुए हमारे लोग कुछ अपने हक़ की आवाज़ बुलंद करें और अपनी जो डिस्क्रिमिनेशन, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ इसकी दूसरा हेड पे अगर हम देखें, हमने बड़ी गवर्नमेंट्स की बात कर ली, मुक़्तदिर क़ुव्वतों की बात कर ली, लेकिन हमें एज एन इंडिविजुअल भी डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना होगा। बिल्कुल हमने अपने दिलो दिमाग में सोचना होगा कि यार ये सारे लोग इंसान हैं, पहले हमें इंसान को इंसान समझना होगा। अगर हम एज एन इंडिविजुअल बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने दिलो दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पढ़े लिखे होने के बावजूद डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं। और मज़े की बात यह है कि वही लोग जो डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं वही फेसबुक और ट्विटर के ऊपर जॉर्ज फ्लॉयड के हवाले से उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को प्रोवोक कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि
हमें सबसे पहले खुद इंसान बनना होगा। बिल्कुल। सर हमने बहुत बात कर ली मुख्तलिफ क़ुव्वतों की, अक़वाम की, मुल्कों की, लेकिन मैं समझता हूँ दूसरे एंड के ऊपर हमें बहसत इंसान इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमने डिस्क्रिमिनेशन को पहले खुद दिलो दिमाग से बाहर निकालना। पहले हमें खुद महाजिर, सिंधी, पंजाबी की सोच से बाहर निकलना होगा, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी डंडा हो हमारे सरों पे, हम डिस्क्रिमिनेशन अगर हमारे दिलो दिमाग में मौजूद है तो ऑटोमेटिकली वो तमाम सिलसिले डिस्क्रिमिनेशन मौजूद रहेगी। सर इस दौरान जो जॉर्ज फ्लॉयड की मूवमेंट चली थी, मैंने एक चीज़ देखी कि हमारे बहुत सारे फेसबुक के जो जिहादी थे, अगर आप उनसे हकीकतन मिलें तो वो 5 मिनट में 5 डिस्क्रिमिनेटरी बातें किए बगैर नहीं उठते थे। लेकिन उन्होंने इस दौरान ट्विटर पर ट्रेंड बनाया हुआ है, आई कांट ब्रीथ दिस एंड दैट, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये हमारा मुनाफिकाना रवैया दरअसल, कि हम ऊपर से कुछ हैं अंदर से कुछ हैं। तो हमें पहले खुद इंसान बनना होगा और इस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन को पहले खुद अपने दिलो दिमाग से बाहर निकालना होगा, फिर जाके कोई सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सिलसिला बात निकलेगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही अब्दुल्ला शाह अमीर और शहाब याकूब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।